विकास एक बहुत मेहनती और शरीफ लड़का है। उसकी पत्नी प्रिया और माँ गीता हर समय लड़ती रहती हैं, लेकिन वो बेचारा ना तो माँ को समझा पाता है और ना ही पत्नी को। उन दोनों की लड़ाई में नुकसान हमेशा विकास का ही होता है। एक दिन विकास थका हारा ऑफिस से घर लौटा। प्रिया, चाय बना दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ। अपनी माँ से कह दो बना देंगी, वैसे भी तो दिन भर खाली बैठी रहती हैं। माँ, आप ही चाय बना दो ना। पत्नी के बोलते ही माँ के पास आ जाता है। तेरी पत्नी के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? बोल उसे, वो क्यों नहीं बनाती? आप दोनों से बोलकर ही गलती कर दी मैंने। मैं ही बना लेता हूँ चाय। बस ये बता दो, आप दोनों को पीनी है या नहीं? बेचारा विकास थका हारा ऑफिस से आया और चाय बनाने किचन में घुस गया। चाय बनाते बनाते वो सोचने लगा। क्या किस्मत है मेरी, कोई चाय तक पूछने वाला नहीं। ऑफिस से थके हारे आओ और खुद चाय बनाओ। हे भगवान, ये दोनों कब सुधरेंगी? विकास चाय बनाकर ले आता है। तीनों चाय पीते हैं। चाय पीकर प्रिया ने कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, मजा आ गया। आज बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। हाँ, देख ले, ऐसे बनती है चाय। तेरी तरह नहीं, पानी उबाल कर दे दिया बस। अरे कुछ सीख ले मेरे बेटे से। माँ जी, आप ही सीख लो ना कुछ। आप भी तो ऐसी चाय बनाती हो जैसे काढ़ा बना दिया हो। अरे अरे, फिर से शुरू हो गई आप दोनों। मैंने चाय आप दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन आप दोनों किसी ना किसी तरह लड़ाई करने के बहाने ढूंढ ही लेती हो। वैसे कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, इसलिए आप दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि कल घर में मुझे किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहिए। विकास ने अपनी पत्नी और माँ को समझा तो दिया, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं था कि उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस ही ना हो। जैसे ही सुबह विकास की आंख खुली तो घर में जंग हो रही थी, और आज उस जंग का विषय था कपड़े कौन धोएगा। माँ, प्रिया, आप दोनों को कल समझाया था ना कि लड़ाई नहीं लड़नी है। मैं अपने घर में एक दिन चैन से रहना चाहता हूं। ये बात क्यों नहीं समझ में आती आप दोनों को? अच्छा जी, मैं कहाँ लड़ रही हूँ? आपकी माँ ही हर समय सर पर सवार रहती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। अरे तो चली जाना, तुझे रोका किसने है? तेरे जाने से मुझे और मेरे बेटे को थोड़ा चैन तो मिलेगा। और नहीं जा सकती ना तो बता दे, मैं ही ये घर छोड़ देती हूँ। बस करो माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं ये घर जरूर छोड़ दूंगा। अब ये बताओ, लड़ाई किस बात पर हो रही है? अरे मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ और अभी दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है, लेकिन माँ जी मेरे पीछे पड़ी है। कपड़े धो ले, कपड़े धो ले। अरे इतना ही बुरा लग रहा है तो आप खुद धो लो ना। हाँ हाँ, धो लेती, तेरी तरह काम चोर नहीं हूं मैं। लेकिन सुबह से घर की साफ सफाई कर रही हूँ, अब कपड़े नहीं धो सकती। मेरी कमर में वैसे ही दर्द रहता है। कपड़े धोकर अपने लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करनी है मुझे। जब माँ और पत्नी का झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया तो दुखी होकर विकास ने कहा, चुप रहो आप दोनों, चुप रहो। मैं हूं ना, आज मैं कपड़े धोऊंगा। माँ, आप घर की सफाई करो और प्रिया, जाओ तुम किचन में खाना बनाओ। बेचारा विकास कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोते हुए सोचने लगा, क्या दिन आ गए हैं, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों को या ऑफिस में किसी को पता चल गया कि मैं घर पर कपड़े धोता हूं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचा था आज ऑफिस की छुट्टी है, आराम करूंगा। लेकिन इस घर में आराम कहाँ। विकास के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वो जब भी ऑफिस से घर आता या घर से ऑफिस जाता तो उसकी माँ और पत्नी लड़ना शुरू कर देती।
उनकी लड़ाई को शांत करने के लिए उसे कभी बर्तन धोने पड़ते तो कभी खाना बनाना पड़ता। एक दिन विकास ऑफिस में बहुत परेशान बैठा था कि तभी उसका दोस्त शिव उसके पास आया और बोला, क्या हुआ विकास? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं तुझे, क्या करेगा जानकर। बता दे क्या बात है। क्या पता मैं तेरी कोई मदद ही कर दूं। शिव के बार बार कहने पर विकास ने उसे सारी बात बता दी। यार मेरी बीवी और माँ दोनों आपस में लड़ती रहती है। उनके बीच लड़ाई ना हो इसके लिए मैं उनके साथ घर का काम करवाता हूँ। समझ में नहीं आता दोनों को कैसे समझाऊं। अगर दोनों में से किसी से भी कुछ बोलता हूं तो घर छोड़ने की धमकी देकर मुझे चुप करा देती है। समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है मेरे पास। अब तेरे घर में जब भी लड़ाई हो तू मुझे बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। शिव ने विकास को सारी बातें समझा दी। शाम को विकास घर पर पहुंचा तो वहां पहले से ही लड़ाई का माहौल था। क्या हुआ माँ, आज किस बात पर लड़ाई हो रही है? तेरी कामचोर पत्नी ने आज सुबह से बर्तन नहीं धोए। मैं बोल रही हूँ बर्तन धोने के लिए तो मुझसे लड़ रही है। और बेटा अब तू बिना मुझसे लड़ने मत लग जाना, नहीं तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ प्रिया, क्या है ये सब? तुम क्यों माँ से झगड़ रही हो? अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो दिन भर काम में लगी रहती हूँ। अपनी माँ से पूछो, जब तक मुझसे लड़ नहीं लेती ना इनके दिन की शुरुआत नहीं होती। और अब अगर आपने ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो मैं घर छोड़ दूंगी। हाँ। जब दोनों की लड़ाई हद से बढ़ गई तो विकास ने शिव को फोन किया। शिव अपने साथ 2 औरतों को ले आया। आप दोनों हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? और आप दोनों को कुछ समझाओ तो समझ में नहीं आता, और ऊपर से घर छोड़ने की धमकी अलग से देती हो। अब एक काम करो, आप दोनों अपना अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। मैं अपने लिए नई पत्नी और नई माँ ले आया हूं। नई माँ और नई पत्नी की बात सुनकर गीता और प्रिया हैरान हो गई। गीता तुरंत बोली, हाय हाय बेटा, नई पत्नी तो लोगों को अक्सर लाते देखा है, लेकिन ये नई माँ कहाँ से ले आया? बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, ओरिजिनल। आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आप दूसरी पत्नी ले आए। आप तो प्यार के बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, आज आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आप दोनों हर समय लड़ती रहती हैं और दोनों के साथ घर का काम मुझे करना पड़ता है। ऊपर से आप दोनों हर समय घर छोड़ने की धमकी देती रहती हो। और क्या करता मैं? आप दोनों ने मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। लेकिन ये दोनों बिल्कुल ऐसी नहीं है। ये दोनों बहुत अच्छी हैं, आपस में कभी नहीं लड़ती और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। अब या तो तुम अपनी पुरानी माँ और पत्नी से बोल दो कि ये घर छोड़कर चली जाए, या फिर तुम ये घर छोड़ दो। तुम अपनी नई पत्नी और नई माँ के साथ मेरे घर में रह सकते हो दोस्त। जब बहुत बोलने के बाद भी गीता और प्रिया घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो विकास घर छोड़कर जाने लगा। विकास मेरे बच्चे, बुढ़ापे में अपनी माँ को छोड़कर मत जा। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। आज के बाद मैं कभी भी बहू से नहीं लड़ूंगी। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। मुझे भी माफ कर दो। अब मैं कभी भी माँ से या आपसे घर का काम नहीं करवाऊंगी और ना ही मैं लड़ूंगी। सारी बात ठीक है, लेकिन ये जो आप दोनों बात बात पर घर छोड़ने की धमकी देती हो, उसका क्या? प्रिया और गीता एक साथ बोल पड़ती हैं। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हम कभी घर छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। माँ और पत्नी के इतना रोने पर विकास ने उन्हें माफ कर दिया और शिव उन दोनों औरतों को वहां से लेकर चला गया। एक दिन एक ऑनलाइन शादी के ऐप के जरिए पता चलने पर नैतिक नाम का एक लड़का और उसका परिवार रश्मि के परिवार वालों से मिलने और उनके घर रश्मि का हाथ मांगने आते हैं। नैतिक की माँ बीना
रश्मि को देखकर बोल उठती है। हाय हाय, फोटो पर जैसी देखी थी ये तो उससे भी अति सुंदर है। वाह वाह वाह, इंदु जी, राजेंद्र जी, अगर आपकी बेटी रश्मि मेरी बहू बनेगी ना तो ये मेरे लिए काफी सौभाग्य वाली बात होगी। और मेरे लिए भी। जी जी जी, आपके बेटे नैतिक के बारे में आपने चैट पर बताया था कि ये एनआरआई। तभी नैतिक के पिता घनश्याम बीच में बोल पड़ते हैं। जी जी जी, नैतिक अभी अभी कंपनी की तरफ से अमेरिका जा रहा है। वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई। तो फिर हमारी तरफ से तो हाँ है, आपकी तरफ से? क्यों रे फूलों की कली, क्या है तेरे दिल में? मुझे ऐसा लड़का ही तो चाहिए था, मेरी तरफ से भी हाँ है। ठीक है ठीक है, तो बीना जी, घनश्याम जी, हमारी तरफ से भी हाँ है। 1 हफ्ते में ही शादी का शुभ मुहूर्त है, फिर ठीक 3 महीने बाद का योग है, इसलिए हमें बच्चों की शादी 1 हफ्ते में ही करानी होगी। जी जी जी, शुभ काम में वैसे भी देरी नहीं करनी चाहिए। रश्मि और नैतिक की शादी हो जाती है और शादी के बाद ससुराल में गृह प्रवेश करने पर पहले ही दिन रश्मि एक ऐसे राज से रूबरू होती है जो उसके सपनों को पूरी तरह चूर चूर करके रख देता है। वो नैतिक को अपने एक दोस्त से फोन पे बात करते हुए चुपके से सुन लेती है। क्या बताओ यार, हालत खराब हो रखी है। अबे बिरबल के भूत, भूल गया क्या? मेरी वो पुरानी नौकरी छूटे हुए अरसा हो गया, और ऊपर से मैंने अपनी पत्नी से ये झूठ कह रखा है कि मैं एक एनआरआई हूँ। अभी तो फिलहाल मैं पापा के बिस्किट कंपनी का काम संभाल रहा हूँ, बट आई रियली नीड टू फाइंड अ जॉब जल्द से जल्द। अपना पति एक एनआरआई नहीं है, इस बात को सुनकर रश्मि एकदम स्तब्ध और हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कमरे के अंदर आकर गुस्सैल आंखों से नैतिक को देखती है। वो रश्मि, दरअसल वो आपने सुन लिया? हाँ, मैंने सब सुन लिया। काश कि ये सब सुनने से पहले मैं बहरी हो जाती, लेकिन अच्छा हुआ शादी के पहले दिन ही ये राज मेरे सामने आ गया, वरना अपने छल के चक्रव्यूह में न जाने कब तक तुम और तुम्हारा ये बेवकूफ परिवार मुझे उल्लू बनाता रहता। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे क्या क्या सपने संजोए थे मैंने कि मेरा एक एनआरआई ससुराल होगा, हम सब अमेरिका के फेमस ब्रिज पर एक साथ फोटो खींचेंगे और मैं उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालूंगी और अपनी सहेलियों को जलाऊंगी। एक एनआरआई पति के ख्वाब बुने थे मैंने, लेकिन यहाँ तो मैंने एक बड़े से पियानो का ख्वाब देखा और मुझे मिला क्या? एक फटा हुआ ढोल। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, और इस शादी में तो बिल्कुल नहीं रहना। तलाक चाहिए मुझे तुमसे, तलाक तलाक तलाक। ओके ओके ओके, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत ही वकील करता हूँ हमारे लिए, और डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स शुरू कराने के लिए कहता हूँ जल्द से जल्द। ब्लडी फुल, खामखा मेरी लाइफ की ऐसी की तैसी करके रख दी। रश्मि तकिया उठाती है और नैतिक के मुंह पर फेंकती है। जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। रश्मि काफी दुखी और परेशान सी हो जाती है। वो सोचती है, अगर मैंने मम्मा और पापा को इस सच के बारे में बताया तो बेफिजूल में वो दोनों टेंशन ले लेंगे। इतना बड़ा धोखा खाकर मुझे ही 100 वर्ड का झटका लगा है, तो उनका तो क्या हाल होगा। घर जाऊंगी और उन्हें सदमा लगा तो इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ, जब तक कोर्ट कचहरी और तलाक ना हो जाए। रश्मि कुछ दिन अपने ससुराल में रहने का फैसला करती है, लेकिन ससुराल में रहना इतना भी आसान साबित नहीं होता। एक दिन
अरे ओ रसमलाई, किधर रह गई? कुएं से पानी निकाल रही है या फ्रिज से? एक गिलास पानी लाने के लिए 1 सदी बिता देगी क्या करंजली? ये लो और बुझाओ अपनी जलती हुई प्यास। और ये क्या रसमलाई रसमलाई लगा रखा है जब से मैं आई हूँ? मेरा नाम रश्मि है, रश्मि। और आपने रिश्ता पक्का करते वक्त झूठ बोलकर हाथ मांगा था, तब तो बड़ा जुबान पर गुड़ रखकर बात कर रही थी। और अब मेरे यहाँ आते ही शुरू हो गया करमजली कलमुही एंड ऑल है? ए लड़की, ज्यादा बकर बकर ना कर। तू दूध की तरह गोरी चिट्टी है, इसलिए रसमलाई कहकर पुकार रही हूँ प्यार से। रश्मि को और कैसे पुकारूं? रस्सी? और वैसे भी हमने झूठ की बुनियाद पर ये शादी कराई, लेकिन शादी का आधे से ज्यादा खर्चा तो हमने ही किया ना। अरे तेरे मायके वालों की हैसियत से तो ज्यादा ही पैसे हैं हमारे पास। पहले खुद को बदलो, फिर निकलो एनआरआई ससुराल ढूंढने। आए बड़े। अच्छा, दिखा दिया ना आपने अपना असली रंग, तो क्या नकली रंग दिखाऊंगी? हैं? बात करती है। चल चल, अब जाकर रोटियां बना। और हाँ, गुब्बारे की तरह फूलनी चाहिए रोटियां, कच्ची तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तलाक होने तक तो इस घर की बहू और ये घर तेरा ससुराल है, इसलिए बहू की तरह या नौकरानी की तरह रह, समझी? तुझे जो समझना है समझ सकती है, और हमारे हुक्म को अपने सर आंखों पर बिठाना होगा। तभी वहां पर नैतिक और घनश्याम जी आ जाते हैं। नैतिक जोर से बीना को कहता है, बस माँ, और कितने ताने कसोगी आप रश्मि को? आपकी नौकरी है वो, समझी ना आप? हाँ बीना, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो इस बदतमीज बहू के पीछे? और वैसे भी एक बात क्लियर करनी थी तुमसे रश्मि को। यह नैतिक, वो तो तुम्हें सारा सच बताने ही वाला था, लेकिन वो हम ही थे जिन्होंने इसे ये करने से रोका। सीरियसली पापा जी, मम्मी जी, आपने और नैतिक ने मिलकर मुझे और मेरी फैमिली वालों को धोखा ही दिया है। अब इस बात पर कितना भी अच्छी बातों का पेंट ब्रश घुमाते रहिए, इससे ये बुरी पेंटिंग और अच्छी नहीं बन सकती। रात में नैतिक अलग कमरे में सोने जाता है और रश्मि अलग कमरे में। जब रश्मि सो जाती है तभी नैतिक वहां आकर रूम का एसी ऑफ कर देता है, रश्मि पर कंबल ओढ़ा देता है और बेड के नीचे मच्छर का कोयल भी जला देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही रश्मि अपनी आंखें खोलकर देखती है। ये सच में कितनी केयर कर रहा है, या फिर ये सब ढोंग और दिखावा है, या इनका कोई और ड्रामा। अगले दिन बीना की सहेलियां घर पर उससे मिलने आती है। तभी वो रश्मि को देखकर कहती है, ओए होए, कितनी सोनी कुड़ी लाई हो अपने नैतिक के नाल। वाकई में दिवाली का झालर भी फेल है तुम्हारी बहू के सामने बीना बहन। अरे धन्यवाद धन्यवाद, बीना मन ही मन कहती है। अब इन्हें क्या बताऊं कि बहू और बेटे का तो तलाक भी फाइनल हो चुका है। खैर, जब तक ये निकम्मी यहाँ है, इससे अच्छे से सारा काम करा लेती हूँ, फिर इसके जाने के बाद ही नई नौकरानी को फायर कर दूंगी। अरे रे, क्या बक रही हूँ मैं, हायर कर लूंगी। हाँ, बीना रश्मि से घर के सारे काम कराती है और काम के ओवरलोड के कारण रश्मि सास से कहती है, मम्मी जी बस, अब बचा हुआ काम मैं कल कर लूंगी, आज की मेरी बैटरी डाउन हो गई है। अरे ऐसे कैसे? नहीं नहीं नहीं, अभी तो और 10 कपड़े धोने हैं, शाम का पूजा का भोग तैयार करना है, सारी खिड़कियां साफ करनी है, मेरी अलमारी, स्टोर रूम और छत भी तो साफ करनी है। नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं करेगी ना काम तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा बांध और चलती बन यहाँ से। अब क्यों ऐसा दुर्व्यवहार करी है मेरे साथ मम्मी जी? अरे कौन से जन्म का बदला ले रही हो?
इतनी बुरी तो टीवी सीरियल वाली बैंक भी नहीं होती। आप अच्छी तरह से जानती हो ना मेरी मजबूरी, कि मैं मायके क्यों नहीं जा सकती, इसीलिए मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो ना। अरे तू निकलती है या मैं खुद तुझे अपने इन शुभ हाथों से घर के बाहर निकाल दूं? हैं? रुक जा, तो यही चाहती है शायद से। बीना रश्मि को घर के बाहर धकेल देती है और उतने में वहां पर नैतिक आ जाता है और रश्मि को हाथ देकर उठा लेता है। माँ, आपको मैंने पहले भी कहा था, हालत देख रही हो बेचारी की, अरे बुखार सा लग रहा है, इसके बदन को छू कर तो देखो। किसी की चुप्पी और खामोशी का इतना भी गैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए माँ। जितने दिनों तक ये इस घर में है, उतने दिनों तक आइंदा से अगर आपने इनके साथ बदसलूकी की ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नैतिक को अपने लिए लड़ता देख रश्मि को बहुत अच्छा लगता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। नैतिक हर बार रश्मि के लिए अपने परिवार वालों से लड़ता और उसकी छोटी सी छोटी बात का भी ख्याल रखता। इससे जाने अनजाने में ही सही रश्मि और नैतिक के बीच जो कड़वाहट थी वो अब मिठास में बदलने लगी। एक दिन नैतिक को एक कंपनी में हाई पोस्ट मिलती है और बाहर से कंपनी का बुलावा भी आता है। ये जानकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो फूला नहीं समाता। ओहो, फाइनली जो इतनी मिन्नतों से चाहा, आखिरकार वो मुझे मिलने ही वाला है। वहीं दूसरी तरफ ससुराल में रश्मि से मिलने इंदु और राजेंद्र जी आते हैं। रश्मि का उतरा हुआ चेहरा देखकर इंदु उससे कहती है, क्या हुआ रश्मि बेटा, तू परेशान से क्यों लग रही है मुझे? कोई बात है क्या जो तू मुझसे और पापा से छुपा रही है? नहीं नहीं मम्मा, कोई भी बात नहीं है। अपनी मम्मा से छुपाएगी तू अब? यही सोच रही है ना कि डिवोर्स लूं या ना लूं? ये सुनकर रश्मि एकदम से हैरान और हक्का बक्का हो जाती है। लेकिन आपको कैसे पता चला? बेटा, हमें दामाद जी ने तो सब पहले ही बता दिया था। रश्मि, अगर तू आज अपने पति को छोड़कर आई ना, तो तुझसे बड़ा पागल इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। एनआरआई तो बहुत मिलेंगे बेटा, लेकिन ऐसा पति बहुत मुश्किल से। तेरी उलझन को हम भली भांति समझ सकते हैं बेटा, पर हम तुझे यही कहेंगे कि तू जो भी फैसला लेगी सोच समझकर दिमाग को ठंडा रखकर ही लेना। हाँ बेटा, हमारा फर्ज और धर्म था तुझे सच्चाई के आईने से मिलवाने का। अब ये तुझ पर है कि तू पैसों को चुनेगी या प्यार और स्नेह को। इंदु और राजेंद्र बहुत समझाते हैं और उनके जाने के बाद रश्मि काफी चिंताग्रस्त हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अगले दिन जब नैतिक और रश्मि गाड़ी में वकील के पास जा रहे थे, तभी रश्मि, एक बात बतानी थी। हाँ जी, कहिए। दरअसल वो मुझे हाई पोस्ट मिली है एक कंपनी में, और तो और विदेश से कंपनी का बुलावा भी आया है। लेकिन अब मेरा जाने का मन नहीं है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, इस रिश्ते को बचाने के लिए किया था, लेकिन अब हम इस रिश्ते को खत्म ही करने जा रहे हैं वकील के पास, तो अब मैं नहीं जाना चाहता कहीं भी। तभी आंखों में पानी और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ रश्मि बोलती है, मुझे भी नहीं जाना कहीं। अब मेरा भी मन नहीं है, क्योंकि आई एम इन लव विथ यू माय पतिदेव। ये सुनकर नैतिक की खुशी 7वें आसमान पर होती है। सच? हाँ, मैं आई तो थी एक एनआरआई पति, एक एनआरआई ससुराल में घर बसाने, लेकिन पैसों की चाह का पीछा करते करते मुझे तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारे नेक दिल से प्यार हो गया। दोनों पति पत्नी का जोड़ा बहुत खुश होता है। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर वो दोनों हनीमून के लिए विदेश भी जाते हैं।
बीना और घनश्याम का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है अपने बेटे की खुशी देख, और सब एक साथ प्यार और स्नेह के साथ रहने लगते हैं।